और फिर बाबर तथा राणा सांगा के मध्य हुए कर्णुवा के युद्ध में एवं गुजरात के सुल्तान बहादुर के विक्रमादित्य कालीन आक्रमण के समय में और उदयसिंह कालीन अकबर के चित्तौड़ आक्रमण में एक बहुत बड़ा अंतर यह भी था कि उन पूर्वोक्त अवसरों पर आम्बेर और जोधपुर के नरेशों की शक्तियां भी इस दुर्ग की रक्षा के निमित्त उपयोग में आ रही थी, जबकि इस अवसर पर उनका प्रयोग कुछ तो तटस्थता के रूप में और कुछ चित्तौड़ के विरुद्ध उसके विध्वंस में हो रहा था। यह नहीं कि राठौर व कछवाहा रक्त चित्तौड़ की मान मर्यादा की रक्षा में था ही नहीं, कई वीर योद्धा इस साके के अवसर पर भी इस पक्ष की ओर से लड़े और काम आए, परंतु वे सब या तो छोटे छोटे जागीरदार थे या फिर वे जिनकी अपनी जागीरें छीन चुकी थी और जिन्होंने मेवाड़ में आकर एक प्रकार से शरण ग्रहण कर रखी थी। इस अवसर पर जो भी वीर सामंत चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा के निमित्त सिसोदिया पताका के नीचे एकत्रित हुए थे, वे सब इस तथ्य से अनअवगत नहीं थे कि इस बार के चित्तौड़ पतन और पराजय के पश्चात पराधीनता की बेड़ियों के अतिरिक्त कहीं स्थान उनके लिए शेष नहीं है, क्योंकि कन्नौज विजय के तत्काल बाद जोधपुर के पतन और आम्बेर के अनुगत हो जाने से एक तरह से यह विश्वास लोगों के हृदयों में घर करने लग गया था कि सम्राट अकबर के नक्षत्र इस काल प्रबल है और केवल एक मेवाड़ ही ऐसा स्थल शेष है जहां हिंदुत्व अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। वैसे तो भारत के इतिहास का और उसमें भी विशेष करके राजपूत इतिहास का साध्योपांत अवलोकन कर जाइए। इन वीरों में विजय प्रेम के विकल्प में रण मरण की आकांक्षा, हम दोनों में रण में मरण के प्रति आकर्षण कुछ अधिक अंशों में ही दृष्टिगोचर होगा। युद्ध क्षेत्र के माध्यम प्राणोत्सर्ग में इन वीरों का अति आकर्षण इस प्रबल विश्वास पर आधारित था कि वीर गति का दैवी पुरस्कार स्वर्ग प्राप्ति से अल्प नहीं होता। उस पर फिर यहाँ नया अनुमान कि यदि इस रण में प्राणोत्सर्ग न कर पाए तो शेष जीवन में उन सब अपमानों और कष्टों का सामना करना पड़ेगा जो पराधीन और दास्यपूर्ण जीवन में भोगने पड़ते हैं और जो रौव नरक से कदापि कम नहीं आके जा सकते। उस काल के जनसाधारण तक को यह विश्वास हो चला था कि मुगल राहु जो इस भारत भूमि के चंद्र को कला प्रति कला ग्रसता चला जा रहा है, वह पूरे खगास्त्र से पूर्व समाप्त नहीं होने का। इसलिए न केवल युद्धरत क्षत्रिय वीरों की ही प्रत्युत चित्तौड़ के जनसाधारण तक की अंतिम आशा एकमात्र इसी दुर्ग की रक्षा पर केंद्रित हो चुकी थी। यही कारण था कि दुर्ग के सूर्यद्वार पर वीर मेड़तिया सरदार जयमल का अंत जब स्वयं अकबर की परम विश्वस्त संग्राम नामक बंदूक के अचूक निशाने से हो गया और दुर्ग का प्रमुख सूर्यद्वार अरक्षित होकर पतन उन्मुख होते दिखाई दिया, तो फिर वीर लोगों के लिए केसरिया करके निकल पड़ने और दुर्ग की वीरांगनाओं के सामने जौहर व्रत लेने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष न रहा। कहने के लिए तो यही कहा जाएगा कि सम्राट अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अभूतपूर्व प्रकार की विजय प्राप्त की, परंतु विजय लाभ में अकबर को नगर की शून्यता, दुर्ग के जनरिक्त कक्षों, प्राचीरों के प्रस्तरों और अन्यान्य जड़ सामग्रियों के अतिरिक्त कोई भी प्राणी नाम का जीव उसका अभिवादन करने के लिए दृष्टिगोचर न हुआ। हाँ, मृत शरीरों के अंबार स्थान स्थान पर इस दुर्ग की स्वाधीनता का मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राप्य अवश्य थे। चित्तौड़ दुर्ग अपने जन्म काल से लेकर उस दिन तक मेवाड़ के शासक दुर्ग पद का उपभोग 1000 से भी ऊपर वर्ष पर्यंत कर चुका था। अपने इस दीर्घ जीवन काल में इस दुर्ग ने अनेकों युद्ध, असंख्य आक्रमण और अगणित मुकुट परिवर्तन देख लिए थे, परंतु यह अंतिम आक्रमण जो उसके मरण का त्योहार बनकर आया था, सारे जीवन में प्रथम और अंतिम दोनों ही था। इस आक्रमण ने उसे अपराजय पद से धकेलकर आधुनिक
अरक्षणीय स्तर पर लाकर रख छोड़ा, परंतु साथ ही इसी अंतिम आक्रमण ने इसके अमर गौरव को अमूल्य पद प्रदान करने में भी कोई कोर कसर नहीं रखी। अनुमान कीजिए कि जिस दुर्ग की गौरव रक्षा के लिए एक ही दिन के निर्णायक युद्ध में 31,000 जनसाधारण, 13,000 योद्धा, 1700 के करीब राणा के बंधु बांधव वीर गति को प्राप्त हुए हो, उस दुर्ग की गौरव गरिमा का मूल्यांकन कर सकना क्या आसान काम है? इतना ही क्यों, उस राशि में जोड़ने के निमित्त अभी तो मेवाड़ की असली और सबसे अधिक मूल्यवान निधि अलग ही रखी हुई है। आप इस उपरोक्त अनुमान राशि में 3 रानियां, 7 राजकुमारियां और 13,000 कुसुमोपम महिलाओं की पवित्र भस्म को भी मिलाकर अपनी कल्पना को ऊंची से ऊंची उड़ने के लिए छोड़ कर देखिए कि क्या वह चित्तौड़ दुर्ग के गौरव शिखर तक पहुंच पाती है क्या? अपनी ओर से हम यहाँ निसंकोच कह सकते हैं कि अपने आप को हम गणित के इतने बड़े प्रश्न को हल करने में असमर्थ पाते हैं। अतः इस समस्या को हल करने की दशा में यहाँ हम स्वाधीनता संग्राम के इस वीर शहीद चित्तौड़ की नर शोणित सिक्त नींवों में अपने श्रद्धामय नमस्कार की पुष्पांजलि मात्रा अर्पित करके उससे विदा ले लेंगे। प्राग स्वाधीनता काल में महात्मा गांधी युगित भारतीय राष्ट्र महासभा के अधिवेशन प्रायः प्रतिवर्ष विविध नगरों में संपन्न होते थे और उस प्रत्येक अधिवेशन से पूर्व एक किसी नेता को जब उस अधिवेशन तथा आगामी वर्ष के लिए सभापति का पद दिया जाता था तो उस आंदोलन काल में उस पद को ग्रहण करने वाले नेता के संबंध में हम कहा करते थे कि इस बार कांटों का ताज अमुक नेता ने स्वीकार किया है। अब आप उपरोक्त पृष्ठभूमि की रोशनी में देखकर निर्णय करें कि महाराणा प्रताप का उस समय मेवाड़ के राज पर पद को ग्रहण करना सुख सैया था या कांटों का ताज। यद्यपि चित्तौड़ के उपरोक्त अंतिम शाके के बाद उदय सिंह 4 वर्ष और जिए थे, अतः राणा पद जब महाराणा प्रताप को प्राप्त हुआ उस वक्त यह उपरोक्त घटना 4 वर्ष पुरानी पड़ चुकी थी, परंतु परिस्थितियां में कोई खास अंतर नहीं पड़ा था। प्रत्युत मेवाड़ के लिए तो उन दिनों के घटना चक्रों के अनुसार परिस्थितियां दिनों दिन और भी विषम से विषमतर होती चली जा रही थी।